और ये काफी छोटा एक्सरसाइज है प्रौद्योगिकी वाला, मतलब 3 से 4 वीडियो बनेगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला एक्सरसाइज क्या है, पहला पॉइंट दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हीं के नेतृत्व में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। तो ये इसके अध्यक्ष बने थे। ओके, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। ये किसके अंतर्गत काम कर रहा था? परमाणु ऊर्जा विभाग। ये अभी भी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। परमाणु विभाग हुआ, रेलवे हुआ, वो सब। भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को उसका नाम क्या हो गया? इसरो हो गया, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इस सेंटेंस में कुछ कुछ फिर से रिपीट करते हैं। इसरो का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसका गठन 1962 में हुआ। प्रश्न है इसरो का स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ। ओके, हेडक्वार्टर बेंगलुरु ही है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष योजना और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ? 1972 में हुआ और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ही रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैगडेलन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला सॉन्डिंग रॉकेट, जिसका नाम क्या था? नाइक एपास, ये अमेरिका के द्वारा निर्मित था, को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रस्थापित किया गया था। पहला कौन सा था? नाइक एपास। कब छोड़ा गया था? 1963 में। आगे यहाँ पे दिया गया है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अब आपको ये पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जब एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि लूना 3 कब प्रक्षेपित किया गया था। तो अगर याद रहेगा तभी आप टिक कर पाओगे, ठीक ना? तो पूरा कोशिश करना याद हो जाए। 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट पहला था। ये सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित करने वाला पहला उपग्रह था। बहुत इंपोर्टेंट है ये स्पुतनिक। इसका पूरा डेट मंथ सब कुछ याद रखो। चौथा महीना था, 4 तारीख था, 10वां महीना था और 1957 स्पुतनिक फर्स्ट। कौन छोड़ा था? यूएसएसआर। फिर 1957 में, मतलब उसी वर्ष 1 महीने के बाद छोड़ा गया स्पुतनिक 2। तो फिक्स है ये भी किसका होगा? रशिया का ही होगा। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते, जिसका नाम क्या था? लाइका था, उसको लेकर ये उपग्रह गया हुआ था। रिपीट करता हूँ, प्रश्न ये आएगा कि सबसे पहले जो कुत्ता अंतरिक्ष में गया उसका नाम क्या था? लाइका था। और वो किस यान से गया था? किस अंतरिक्ष यान से गया था? तो स्पुतनिक सेकंड। स्पुतनिक सेकंड। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि जीवित कुत्ते को या कुत्ते को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला पहला देश कौन बना था? तो यूएसएसआर। ओके, फिर आता है स्कोर। 58 में अंतरिक्ष में स्थापित ये पहला संचार उपग्रह था। वर्ल्ड का पहला संचार उपग्रह जो अंतरिक्ष में स्थापित हुआ वो कौन था? स्कोर। फिर आता है लूना 3, पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ता है। यह है लूना 3। वोस्टॉक फर्स्ट, मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। 12 अप्रैल 1961 में ये लॉन्च हुआ था वोस्टॉक। ये किसने लॉन्च किया था? सोवियत संघ ने किया था। याद रखिएगा, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे, चंद्रमा पर उतरे नहीं थे वो। उसके लिए नील आर्मस्ट्रांग को याद करना पड़ेगा।
उसके बाद आता है 63 में वोस्टॉक 6। वोस्टॉक 6 पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। इनका नाम नहीं भूलना, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा पहली महिला थी जो सोवियत संघ की जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। वोस्टॉक 6 से वो गई थी। इंटेलसेट व्यवसायिक उपयोग करने वाला पहला संचार उपग्रह था इंटेलसेट। वेनेरा अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। शुक्र ग्रह पर उतरा वेनेरा 3। लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9। सोयूज 4 यह पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था। अपोलो 11 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिस वर्ष इसरो का स्थापना हुआ था 69 में, उसी वर्ष अपोलो 11 जो था वो चंद्रमा तक पहुंच गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव थे। इसके बाद एडविन एड्लरिन चंद्रमा की धरती पर उतरा था। तो पहला का नाम काफी इंपोर्टेंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और कोशिश कीजिएगा दूसरा का भी नाम याद रह जाए, एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन। मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान पर उतरना। मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना ये 1971 में हुआ था। अब अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यान तथा यथा SLV, SLV-3, ASLV, PSLV और GSLV जो भी लॉन्चिंग व्हीकल है उसको इसी केंद्र में विकसित किया गया है। किसमें? साराभाई प्रक्षेपण केंद्र में, या वहीं पे वो डेवलप किया गया है। दूसरा है इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु का। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते। रिपीट करते हैं एक बार। विक्रम साराभाई जो था वहां पे क्या होता है? लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप होता है, जैसे PSLV, GSLV, SSLV वो सब। इसरो उपग्रह केंद्र जो बेंगलुरु में है वहां पे डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, प्रबंधन होता है उपग्रह का। ओके। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अंतरिक्ष अहमदाबाद में है, SAC। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूर संचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विभाग, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है। आगे SHAR केंद्र ये श्रीहरिकोटा में है। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। आप सुनते होंगे कि कोई भी मिसाइल कहां से लॉन्च हुआ तो श्रीहरिकोटा से हुआ, श्रीहरिकोटा से। तो वो क्या है? यहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। दूसरा है द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी यानी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणाली और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों का परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। कहाँ पे? द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र जो तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में है वहां पे, मतलब तीनों जगह शाखा है इसका। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क, इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। देखो पढ़ने में हो सकता है थोड़ा आपको इरिटेटिंग लग रहा हो, पर वीडियो पूरा देखना क्योंकि कई सारे प्रश्न अब इससे आ रहे हैं। काफी छोटा एक्सरसाइज है और इससे हर सेट में 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक को ना कवर कर लेना बहुत जरूरी है। तो पहले इसको कवर लगा था तो मैं कर लिया हूं, पर नहीं किया था, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे विविध हुआ, ये सब हुआ, काफी इंपॉर्टेंट होता है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र है। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों
तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसी को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रक सुविधा हॉसन। इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद सभी गतिविधियां यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा से उपग्रह के सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई यह तिरुवनंतपुरम में। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला ये आपका अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। बालानगर। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूरसंवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी का ही एक अंग है, NRSA का। प्रमुख भारतीय उपग्रह, जिससे पहला आता है आपका आर्यभट्ट। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ यानी रशिया के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इस सेंटेंस को पूरा याद कर लो कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, जिसको 19 अप्रैल 1975 में रशिया यानी यूएसएसआर के हेल्प से छोड़ा गया था। 994 मीटर। अगर ये याद रहेगा तो आपको थोड़ा ये याद रहेगा कि जो SSLV होता है ना, सैटेलाइट की ऊंचाई इतनी होती है, ठीक ना। और इसका वजन कितना था? 360 किलोग्राम था। इसका काम क्या था? प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो वायु विज्ञान प्रयोग के लिए, सौर भौतिकी प्रयोग और एक्स किरण खगोलीय विज्ञान के लिए। इस उपग्रह से संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्य विधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष के आंकड़े भेजने का कार्य किया। मतलब 6 महीने का था, पर इन्होंने लगभग 5 साल तक काम किया। तो यही था मेड इन इंडिया का पावर। ओके, आगे यहाँ पे दिया गया उपग्रह के प्रकार। अच्छा, यहाँ पे ये चीज समझना कि आर्यभट्ट जो था वो किस टाइप का उपग्रह था। तो एक वो वैज्ञानिक उपग्रह था। कैसा था? वैज्ञानिक उपग्रह था। अच्छा, अभी मैं ऊपर बता रहा था कि उपग्रह का ऊंचाई पता चल जाएगा। तो जो सबसे ऊपर होता है ना, GSLV वाला, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसका ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर। बहुत ऊपर होता है वो। ये ऊंचाई आप याद रखना, थोड़ा पूछा जाता है बहुत बार। उपग्रहों के प्रकार। परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रह को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका निम्न भूअक्षीय कक्षा। ये मैं अभी जिक्र कर रहा था, यही आ गया। निम्न भूअक्षीय मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। लो अर्थ नाम से क्लियर है कि ये नीचे रहेगा, मतलब 200 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक रहेगा। 200 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक रहेगा। और ये एक अंडाकार कक्षा में अपना घूमते रहता है, जैसे पृथ्वी का मतलब आकार है ना, उस शेप में वो घूमेगा। दूसरा है सौर्य तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, सन सेनेक्रोमस ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा के उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए इसकी ऊंचाई जो होती है 500 से 1000 किलोमीटर में काम करेगा। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर सौर दीप्ति क्षेत्र दृश्यमान होता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह यानी IRS इसी वर्ग में आता है। यानी PSLV से छोड़ेगा दूसरे नंबर का, SSLV से छोड़ेगा पहले नंबर का, और जो GSLV होगा उससे छोड़ेगा तीसरे नंबर का। जियो सिंक्रोनमस सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है इसको। ये उपग्रह एक वृत्तीय विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर
24 घंटे में एक बार पृथ्वी का परिक्रमा करता है। चूंकि पृथ्वी भी इस दूरी पर इतने ही समय में परिक्रमा करती है, अतः यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होता है। इनसेट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। यहाँ पे रिपीट कर लो कि इसका ऊंचाई कितना है, 3600 किलोमीटर है, और ये पृथ्वी के साथ साथ यानी इसका परिभ्रमण काल भी क्या है, 24 घंटा ही है, इसीलिए पूरा एक ही साथ ये घूमता रहता है, ठीक ना। तो ये पूरा इंडिया का सही जानकारी ये दे पाता है। आगे चौथा है आपका दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा यानी लॉन्ग एपेलिकल मोनालिया ऑर्बिट, मोलानिया ऑर्बिट 504 किलोमीटर से लेकर 39,854 किलोमीटर अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाला उपग्रह इस वर्ग में आता है। लॉन्ग एपेलिकल मतलब ये इस टाइप का घूमेगा, ठीक ना। कभी ये काफी हाइट पे रहेगा, काफी लो पे रहेगा, तो ये काफी खतरनाक हुआ। ये हुआ दीर्घवृत्तीय मोनालिया कक्षा। अब आगे जो उपग्रह है मतलब आर्यभट्ट था पहला, उसके बाद दूसरा आ गया भास्कर। भास्कर फर्स्ट प्रौद्योगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बेकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्री विज्ञान और वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यावरण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 तक अपना कार्य करना बंद कर दिया, 81 में काम करना बंद किया। दूसरा है भास्कर 2, ये भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बेकानूर से ही छोड़ा गया था 20 नवंबर 1981 में। इसे भी 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही रखा गया था। इसकी घूर्णन कक्षा तल से लंबवत रखा गया था। समीर उपकरण के कारण भास्कर 2 द्वारा समुद्री सतह का ताप, समुद्री स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने जैसी स्थिति अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। अब रोहिणी श्रृंखला का आता है। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान यानी SLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV 3 का प्रक्षेपण करना था, मतलब परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा। इस अभियान में द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण रोहिणी RS फर्स्ट को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा के SLV 3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS फर्स्ट भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। कौन? रोहिणी RS फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है रोहिणी RS फर्स्ट। चतुर्थ प्रौद्योगिकी परीक्षण में रोहिणी RSD2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV 3 D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV 3 को एक प्रमाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया, मतलब सफल हो रहा था, तथा भारत को छोटे परीक्षण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। अगर आप मतलब APJ अब्दुल कलाम की जो बुक है ना, द विंग्स ऑफ फायर, वो पढ़ोगे ना, तब काफी ये पढ़ने में तो काफी आसान लगता है, पर उन लोगों पे क्या बीत रही थी ना, तब पता चलेगा। मतलब काफी कितना टोंट कसा जा रहा था। जैसे होता है ना कि बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं लग रही है, तो घर वाले बहुत लोग डांटते हैं उनको, तो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो अगर वो लोग पढ़ोगे ना, मतलब कार्टून, जैसे कि हम लोग मतलब या कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल कर जाए या नहीं हो रहा है कहीं नौकरी, तो पेपर में नहीं निकलता, आपके घर वाले ही बस आपको परेशान करते हैं, कुछ कहते होंगे या आस पड़ोस का, आपको लगता होगा ऐसा। लेकिन उन लोगों के पास ना पूरा पेपर में आ गया था, अमूल जो दूध वाला है ना, वो ऐड करके दिया हुआ था कि अगर भारत के ईंधन में पावर नहीं है ना, तो उस रॉकेट को अमूल का दूध पिलाओ, क्या पता उड़ के चला जाए। मतलब ऐसा में मतलब कार्टून पेपर में आ रहा था, काफी मतलब प्रॉब्लम हो रहा था उन लोगों को। तो एक बार कोशिश कीजिएगा, एग्जाम दे दीजिए, फिर एक बार ना टाइम निकाल के विंग्स ऑफ फायर ये तो पढ़ लीजिएगा, या यूट्यूब पर बहुत सारा उसका ऑडियो बुक दिया गया, कहीं सुन लीजिएगा। ओके, आगे देखो दिया गया है प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल, जिसे भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया।